I am Dr. Rahul Kaushik, and today we are going to cover a new topic, which is ICH guidelines for stability testing of herbal drugs, part 1. Today we will see what are the various stability studies we used to perform for our herbal drug analysis, for our as a regulatory requirement, what we do for our stability testing. So, if you see what is stability or what is drug stability, you can see that drug is a substance. We know that drug is a substance and it has to be remain in the intact form until it reach the your body. तो अब यहाँ पे हम देखें कि ड्रग स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है और क्या होता है ड्रग स्टेबिलिटी, अगर हम इन अ शॉर्ट देखें. ड्रग स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म. जो डोसेज फॉर्म हमने बनाया है, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो सिरप हो, उसकी क्या एबिलिटी है वो हम यहाँ पे देखते हैं. क्या किस लिए एबिलिटी? एबिलिटी टू मेंटेन द फिजिकल फॉर्म, टू मेंटेन द केमिकल, to maintain the therapeutic and to maintain the microbial property of that particular drug. जिस ड्रग को आपको यूज़ करना है, सपोज पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की आपने टैबलेट ली, तो उस टैबलेट में पैरासीटामोल की जो स्टेबिलिटी वो कैसी है वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपकी ड्रग जो आपकी डोसेज फॉर्म है उसमें आपकी ड्रग कितनी स्टेबल है, जिससे कि आपकी जो ड्रग की एफिकेसी है, उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके केमिकल कैरेक्टर हैं, उसके थेराप्यूटिक कैरेक्टर और माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटैक्ट रहें, वो मेंटेन रहें. कब तक? जब तक वो आपके जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसके अंदर वो जाए और एक थेराप्यूटिक इफेक्ट उसके अंदर आए. तो ये ज़रूरी क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे. एक और डेफिनेशन है ड्रग स्टेबिलिटी की. इट इज़ अ टर्म विच रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग सब्सटेंस और अ प्रोडक्ट रिटेन्स within specified limits and throughout its period of storage and use the same properties and characteristics as it is processed at the time of manufacture. इसका मतलब ये है, सपोज हमने जो टैबलेट पैरासीटामोल की 500 mg की बनाई थी, वो बनाने के बाद जब हमने चेक की तो वो 500 mg थी. हमने उसके ऊपर एक्सपायरी डेट डाल दी कि 2 साल ये इसके अंदर जो आपकी पैरासीटामोल है वो 500 mg रहेगी. ठीक है. अब होता क्या है कि अपॉन स्टोरेज ड्रग की जो कंटेंट होता है वो 500 mg नहीं रह जाता, वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है. ठीक है, जनरली वो कम ही होता है. तो यहाँ पे ड्रग स्टेबिलिटी जो है वो टारगेट करती है कि आप इंश्योर करें कि आपकी ड्रग के अंदर जो 500 mg शुरुआत में था मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो आपके यूज़ करने तक स्टोरेज टाइम जो भी कुछ है यूज़ करने तक आपके जो आपके डोसेज फॉर्म है उसके अंदर 500 mg पैरासीटामोल रहे ही रहे. ठीक है. तो इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट रिटेन इट्स क्वालिटी. नेक्स्ट, क्यों ज़रूरी है ड्रग स्टेबिलिटी पढ़नी और ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है? ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन. सपोज हमें पता है कि भाई हमारी जो ड्रग है पैरासीटामोल की जो टैबलेट हमने बनाई थी उसमें हमारी ड्रग जो पैरासीटामोल है वो दूसरे महीने में ही 500 mg के नीचे पहुंच गई. उसकी कंसंट्रेशन 45 डेज तक वो ठीक थी और 46th डे में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगी. तो इसका मतलब क्या है कि जो शेल्फ लाइफ है उस डोसेज फॉर्म की, मतलब डोसेज फॉर्म का मतलब है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 mg, तो 500 mg कब तक रहेगा, वो उसकी शेल्फ लाइफ हो गई. तो 500 mg यहाँ पे 45 डेज तक आपका 500 mg रहेगा, उसके बाद वो डिक्लाइन चालू कर देगी. तो ये जो एक्सपायरी डेट हम लिखते हैं ड्रग के ऊपर वो मैक्सिमम डेट लिखते हैं जब तक हमारी ड्रग के अंदर वो जो कंटेंट है ड्रग का वो इंटैक्ट रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटैक्ट रहती हैं, उसकी एबिलिटीज़ थेराप्यूटिक एबिलिटीज़ वो इंटैक्ट रहती हैं. स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज़ एन ऑब्लिगेटरी पैरामीटर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. क्योंकि हमें लेबल के ऊपर लिखना होता है कि एक्सपायरी क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी ड्रग मार्केट में भेज रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम पहले से करके रखें, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि ये जो ड्रग है ये 2 साल तक या 3 साल तक जितनी भी एक्सपायरी डेट है उस टाइम तक उसके ड्रग के अंदर जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, वो एज सच रहे या वो बना रहे. स्पेशली हर्बल ड्रग की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि हमारी ड्रग जो है हर्बल ड्रग
वो अगले 2 साल तक उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो थेरेप्यूटिक कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी। द टेस्ट आर परफॉर्म टू डिटरमाइन स्टोरेज कंडीशंस एंड द प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ। और जो ये स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम जो टेस्ट करते हैं स्टेबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, वो आपकी स्टोरेज कंडीशंस डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। सपोज कोई ड्रग आपकी सनलाइट से ख़राब होनी होगी तो हमें पता चल जाएगा स्टेबिलिटी टेस्टिंग से कि सनलाइट में ख़राब होते हैं, इसीलिए हम उसके लेवल पे लिखेंगे इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, या फिर उसे एम्बर कलर की बॉटल में हम लोग भेजेंगे। इसके अलावा कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें भी हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं अगर हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग अपनी ड्रग की या अपने फॉर्मुलेशन की करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, why there is a need for stability testing or stability studies, well-being of patient and manufacturer by ensuring the product quality। और हमें पता है कोई पेशेंट कब ठीक होता है, पेशेंट ठीक होता है जब उसे एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलेगी तो वो पेशेंट मेडिसिन लेगा, और मेडिसिन लेगा तो जिस कंपनी की वो मेडिसिन है उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली मार्केट में आते रहेंगे। अगर प्रोडक्ट ख़राब होगा तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी भी वेलबींग जो है वो लॉस होती है, उसकी वेलबींग भी जो ख़राब हो जाएगी, उसके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। इसके अलावा फॉर सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट फॉर्मुलेशन, सपोज आपने टैबलेट बनाई थी लेकिन टैबलेट में लग रहा है कि 46 डे में आपका पैरासीटामोल कम हो रहा है, इस केस में आप एक दूसरी फॉर्मुलेशन या एक दूसरा डोसेज फॉर्म बना सकते हो उसी पैरासीटामोल का। आपने कैप्सूल बना लिया, कैप्सूल में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, या सिरप बना लिया, आपने देखा कि सिरप में जो आपका पैरासीटामोल है वो 2 साल तक भी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एडिक्वेट फॉर्मुलेशन सेलेक्ट करने के लिए भी आप ये जो स्टेबिलिटी स्टडीज़ है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा स्टोरेज कंडीशन और सेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्ड सेल्फ लाइफ फॉर द रजिस्टर्ड डोजायर, क्योंकि कोई भी ड्रग जब रजिस्टर होती है तो वहाँ पे हमें क्लेम करना होता है कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट जो है वो अगले 3 साल तक ऐसा रहेगा, उसकी क्वालिटी ऐसा रहेगी, तो उसके लिए भी एक ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि हमें करनी होती है। To provide evidence of how quality of drug or product varies with time under the influence of environment। ऐसा तो है नहीं कि सारी ड्रग हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंडिया में कंज्यूम करते हैं, हमें जिस देश में ड्रग को इस्तेमाल होना है, सपोज हमारी ड्रग यूरोप जानी है जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, तो हमें ड्रग को उस कोल्ड क्लाइमेट में भी टेस्ट करना होगा कि उस कोल्ड क्लाइमेट में हमारी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, उस कोल्ड क्लाइमेट में हमारी ड्रग के ऊपर क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएंगे, जिससे कि हम कोई करेक्टिव मेजर्स अभी ले सकें, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी, अपनी ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए हमें ये स्टेबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। और चूँकि आजकल आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है वो एक देश में इस्तेमाल नहीं होता, वो दुनिया भर में जाता है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे उसको एंड यूज़र इस्तेमाल करेगा, पेशेंट इस्तेमाल करेगा, वहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके। अब जैसे देखते हैं हम हर्बल ड्रग्स और प्रिपरेशंस की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग की वो हर्बल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं आप देखो, वो आप अगर हर्बल ड्रग का कॉम्पोजिशन अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर ड्यू टू हाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। हमने देखा कि एल्कलॉइड प्रेजेंट है हमारी ड्रग के अंदर, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, और सभी एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अलग अलग होती है। तो हम यहाँ इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारी ड्रग की जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इतना सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा स्टोरेज के बाद या नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हर्बल ड्रग्स हैं दे आर क्लासिफाइड एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है 120 mg, ये स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है। स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट जो हमने क्वालिटी कंट्रोल लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, क्वालिटी कंट्रोल है इसकी, एकदम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। 120 mg एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एक टैबलेट में या आपके एक कैप्सूल में। वहीं कुछ क्वांटिफाइड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे 95% कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट, ये क्लेम करते हैं कि इट कंटेन्स 95% कुरकुमिन, तो इसके अंदर 95% कुरकुमिन थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ इसके प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर एक्सट्रैक्ट्स हैं, वनीला एसेंस है, इनके भी जो हमें सेल्फ लाइफ है वो मेंशन करनी होती है जब हम इसको मार्केट में बेचते हैं। जो EMEA है, EMEA
it has subdivided the herbal preparation to 3 categories based on the active constituents in the product. जो हमने पढ़ा कि स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्वांटिफाइड एक्सट्रैक्ट होते हैं और अदर एक्सट्रैक्ट्स. तो EMEA की वजह से हमने इनको 3 क्लास में क्लासीफाई कर लिया और इनकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम अकॉर्डिंगली करते हैं. अच्छा, रीज़न क्या है इनस्टेबिलिटी के लिए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इनस्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी तो हम करेंगे, स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम करेंगे. जो इनस्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है? लाइट की वजह से इनस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट. इसके अलावा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर उन्हें लाइट में एक्सपोज किया जाए तो. इसके अलावा मॉइस्चर एंड हाइड्रोलिसिस, हमने देखा कि मॉइस्चर अगर होगा आपकी ड्रग में तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगी, और माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस या और कोई डिग्रेडेशन आपके प्रोडक्ट की हो सकती है. इसके अलावा आपके ड्रग का ऑक्सीडेशन हो सकता है. इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट. तो स्टोरेज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, आपकी ड्रग एक्सपोज हो सकता है लाइट के लिए, आपकी ड्रग ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन में जा सकती है. ट्रांस एंड सिस फॉर्म्स, वन फॉर्म मे बी मोर एक्टिव देन अदर. जनरली हमने देखा है कि लीवो रोटेटरी आइसोमर्स हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ड्रग, मोस्टली फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं लीवो आइसोमर्स, एल आइसोमर्स. लेकिन अगर वो डी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी जो थेरापेटिक पोटेंसी वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है. तो ये भी देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है या आइसोमेरिज्म का भी इसके ऊपर इफेक्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा. इसके अलावा पॉलीमराइजेशन आपके ड्रग का हो सकता है. आपने जो ड्रग सप्लाई की है वो हो सकता है पॉलीमर्स बना ले, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल. तो वो जो पॉलीमर है वो हो सकता है आपके रिसेप्टर पे एक्ट ना करे और उसकी एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाए, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाए. टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो भी हम आगे स्टेबिलिटी स्टडीज़ देखेंगे. अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या क्या स्टेबिलिटी कंडीशंस है जो हमें मैनेज करनी होती हैं. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जनरली हम लोग फॉरमोस्टली हम लोग ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. केमिकल चेंजेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आने लगते हैं ड्रग प्रोडक्ट के अंदर वो बढ़ने लगते हैं. तो ये रीज़न है जिससे कि आपकी ड्रग इनस्टेबल हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म करनी होती है. जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल हम देखें थाइमस डेडेंसिस का. थाइमस डेडेंसिस यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट, ये ड्रग है, इसका हम वोलेटाइल ऑयल यूज़ करते हैं और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स है अल्फा पाइनिन, मायरेसिन, पैरासाइमिन, अल्फा टर्पिनिन, गामा टर्पिनिन एंड थाइमोलिन क्रावाकोल. अब इसकी जो कंसंट्रेशन इन सारे केमिकल्स की यहाँ पे मेंशन्ड है. जब हम इसका फ्रेश वोलेटाइल ऑयल निकालते हैं तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है हम देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद हमारा 4.3% ऑयल आया. ठीक है, 4.3% जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है उनका टोटल 4.3%. इसमें 2.9% हमारा मायरेसिन है, अल्फा पाइनिन हमारा 4.3% था, मायरेसिन हमारा 2.9% है, पैरासाइमिन 8.3% है, गामा पाइनिन टर्पिनिन हमारा 10.1% है, थाइमोल एंड क्रावाकोल ये हमारा 27 से लेके 28.8% तक है. ये कब है? जब हमने ड्रग में से ऑयल निकाला, वोलेटाइल ऑयल निकाला. वोलेटाइल ऑयल निकालने के बाद हमने उसको GCMS करवाया और वहाँ से हमें पता चला कि इसके अंदर ये सारे केमिकल कॉन्स्टेंट इतनी इतनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन आफ्टर स्टोरेज, जब हमने उसको स्टोर किया, हमने उसको महीनों भर स्टोर किया, तो स्टोरेज के बाद क्या हुआ हम देख सकते हैं. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है अल्फा पाइनिन की वो रिड्यूस हो गई, 0.5 हो गई परसेंटेज उसकी. जो 4.3 था वो 0.5 हो गया, करीब करीब 9 गुना कम हो गया. इसके अलावा जो 2.9 था वो 0.4 हो गया. जो पैरासाइमिन है वो आधा रह गया, 4 पे आ गया, 4% पे आ गया. गामा टर्पिनिन हमारा भी आधे पे आ गया और जो थाइमोल एंड क्रावोकोरॉल है ये हमारा बढ़ गया. हम देख सकते हैं यहाँ पे 27.8% था, लेकिन अपॉन स्टोरेज, आफ्टर स्टोरेज आप देख सकते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन 34.7 और 35.7 हो गया. तो ये कैसे हुआ? किसी ने बाहर से तो नहीं किया. जो रीज़न है, जो इसके पीछे कारण है वो आपके वही पीछे वाले कारण है. लाइट है, मॉइस्चर है,
आपका ऑक्सीडेशन है, ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है और टेम्परेचर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दिस चेंज इन द केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर ड्रग सब्सटेंसेज। नेक्स्ट हम देखें, अगर हमें चाहिए कि हम इन सारी इनस्टेबिलिटीज़ को मिनिमाइज करें, हम अपना प्रोडक्ट ऑप्टिमम क्लास कर दें जिससे कि वो पेशेंट को अच्छे से ठीक कर पाए, तो इन सब को इंश्योर करने के लिए, टू अवॉइड सच इनस्टेबिलिटी इशूज और स्टेबिलिटी इशूज, वन नीड टू फॉलो द स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस। और वो गाइडलाइंस क्या हैं वो हम देखेंगे। ICH ने कुछ टेस्टिंग गाइडलाइंस दी हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस दी हैं। ICH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। The purpose of stability testing is to provide evidence on how a quality of drug substance or drug product varies with time, कि कैसे एक ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, उस ड्रग की क्वालिटी चेंज होती है अपॉन स्टोरेज। तो वो जो आपका ट्रेंड है वो पता लगाने के लिए हमको स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा दो तरह की स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, जैसे रियल टाइम और एक्सेलरेटेड। रियल टाइम में हम लोग जैसे सपोज 3 साल की हमने किसी पे एक्सपायरी डेट लिखी है, तो हम उस ड्रग के सैंपल को, एक पर्टिकुलर सैंपल को 3 साल के लिए अंडर लिमिट आइडल कंडीशंस रखेंगे कि इन कंडीशंस में जिस भी कंट्री में उसे जाना होगा प्रोडक्ट को, उस कंट्री की जो कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, उनके अंदर हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे और हम उसको मॉनिटर करेंगे कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट है इस ड्रग के, उसमें कितना चेंजेस आया है, उसको हम मॉनिटर करते हैं। वहीं आइसोलेटेड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशंस को मॉड्यूलेट करते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 साल के टाइम में उस ड्रग के ऊपर कितना इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट का, वो हम एसेलरेटेड फॉर्म में उसको प्रोवाइड कराते हैं। सपोज जैसे 27 में अगर कोई ड्रग स्टोर करनी होगी तो हम उसे एसेलरेटेड कंडीशन में, यानी कि 32 डिग्री उसको देंगे, 35 डिग्री देंगे, जिससे कि वो ऐसा महसूस करे, ड्रग को ऐसा लगे या ड्रग के कॉन्स्टेंट को ऐसा लगे कि टेम्परेचर चेंज, सॉरी आपका जो कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आइसोलेटेड कंडीशंस में हम कंडीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जिससे कि आपकी ड्रग की जो केमिकल कन्वर्जन होने हैं या होने चाहिए वो हम चेक कर पाएँ, ये जल्दी से हो भी जाता है। ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस अगर हम देखें तो 3 तरह की गाइडलाइंस यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज और एक्सेलरेटेड, जो इसकी हम बात कर रहे थे अभी। लॉन्ग टर्म में हम 25 डिग्री टेम्परेचर पे 5% ह्यूमिडिटी के साथ अपनी ड्रग को रखते हैं। इसके साथ साथ हम 30 डिग्री टेम्परेचर पे 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी ±5 RH, हम इन कंडीशन में अपने ड्रग को 12 मंथ के लिए हम लोग सबमिट करते हैं। मिनिमम, इट इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड बाय डाटा एट सबमिशन। जब हमें कोई प्रोडक्ट रजिस्टर कराना होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, तो हम यहाँ पे 12 महीने के लिए उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मतलब चेंजेस आए, और वो हम रिपोर्ट करते हैं। वहीं इंटरमीडिएट टाइम पीरियड है जिसमें कि 30 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस और 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम लोग चेक करते हैं 6 महीने के लिए। और एक्सेलरेटेड में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस को थोड़ा और एक्सेलरेट कर देते हैं, करीब 40 डिग्री का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं, और 6 महीने के लिए हम उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स का आ रहा है। देयर आर जनरल स्टेबिलिटी गाइडलाइंस फॉर द ड्रग्स वेयर स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस और टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये कॉमन गाइडलाइंस है जो कि ऐसी ड्रग्स के लिए हैं जिनके लिए कोई स्टेबिलिटी या स्टोरेज गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, उनके लिए हम ये जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस है वो फॉलो कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पूरी दुनिया जो है उसको, पूरी दुनिया को हमने जो ICH है, इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर हार्मोनाइजेशन, उन्होंने डिवाइड कर दिया है 5 जोन्स में, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया है, और जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो जो ICH क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वो क्लाइमेटिक जोन्स डिपेंड करती हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में होता है, और उसी के हिसाब से वो जोन्स जो हैं वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई हैं। जैसे हम देख सकते हैं जोन फर्स्ट, ये क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट, यहाँ पे टेम्परेट रीजन वाली कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। टेम्परेट रीजन कौन सा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, जो आपकी ग्लोब है, ग्लोब के अपर वाला सरफेस और बिल्कुल लोअर वाला सरफेस, जहाँ पे जो ठंड है बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेट रीजन में हमारे यूनाइटेड किंगडम आ गया, नॉर्दर्न यूरोप आ गया और US आता है।
तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें क्लाइमेटिक जोन 1 की कंडीशंस मेंटेन करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम एवरेज टेम्परेचर मेंशन है, मिनिमम एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है 15 से लेके लेस देन 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो वो हमें यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, टेस्टिंग कंडीशन, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे मॉड्यूलेट करनी पड़ेंगे। जैसे लेस देन 15 अगर यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है तो हमें जो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कंडीशंस हैं उनके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर और 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होगी। तब हमें कुछ आइडिया आ सकता है कि हमारी ड्रग के ऊपर एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो प्रेशर है यहाँ पे 11 H पास्कल यहाँ पे प्रेशर भी है जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है। तो उन सारी कंडीशंस को देखते हुए हमने लॉन्ग टर्म जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की हैं ICH ने। इसके अलावा क्लाइमेटिक जोन अगर 2 की बात करें तो क्लाइमेटिक जोन 2 में हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरियन रीजन। सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन रीजन में जैसे आपका जापान है और सदर्न यूरोप है, तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो मिनिमम एवरेज टेम्परेचर है वो देख सकते हो आप, यहाँ पे मिनिमम एवरेज टेम्परेचर लेस देन 15 to 22 और जो प्रेशर है वो 11 to 18 H पास्कल रहता है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कंडीशंस हैं वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 15 था और यहाँ पे 15 से 22 तक है। तो उसी के हिसाब से लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कंडीशन जो हैं वो 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रिस्क्राइब करती है ICH। तो आपको कहीं नहीं जाना, किसी दूसरे देश में ड्रग को नहीं लेके जाना, आपको स्टेबिलिटी चैम्बर्स में अपने यहीं ये सारी कंडीशंस को मेंटेन करना होगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उन्हें यहाँ पे मिमिक कर सको। क्लाइमेटिक जोन 3 देख सकते हैं हम, हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे हॉट भी है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट भी हॉट है और ड्राई भी है। ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ इराक में और इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया बिलोंग्स टू जोन 3 और क्लाइमेटिक जोन 3। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज़ मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है हमारा 15 H पास्कल रहता है। इस कंडीशन के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड जो आपकी टेस्टिंग कंडीशन है वो आपकी 30 डिग्री टेम्परेचर की है और 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होगी। उन कंडीशंस में जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो आउटपुट आएंगे, उनको आप चेक करोगे, उनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके ड्रग मेडिकामेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। देन क्लाइमेटिक जोन 4A, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाला एरिया है जहाँ पे हम देख सकते हैं ईरान और इजिप्ट दोनों आ रहे हैं। ईरान और इजिप्ट के लिए जो मिनिमम एवरेज टेम्परेचर है वो मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है 15 से 27 H पास्कल तक। यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है वो 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% आपको मेंटेन करनी है। तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि आपके ड्रग के ऊपर, उसके फाइटोकेमिकल्स के ऊपर, उसके मेडिकामेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट एनवायरनमेंट का आएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो फिफ्थ जो जोन है क्लाइमेटिक जोन वो है 4B। 4B में हॉट एंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट वाली कंट्रीज आती हैं। वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे कि ब्राज़ील हुआ, सिंगापुर हुआ, ठीक है। वेरी ह्यूमिड यहाँ पे क्योंकि ये कंट्री जो हैं सी सोर्स के पास भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है 27 H पास्कल। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो 30 डिग्री टेम्परेचर एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ICH ने आपका काम हम लोगों का काम आसान कर दिया है और इंडस्ट्रीज़ को बिना उस पर्टिकुलर कंट्री में जाए वहाँ के हिसाब से अपने यहाँ जो ड्रग प्रोडक्ट है उसको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के अनुरूप बना सकते हैं। क्या उसमें चेंजेस करने, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर करना होगा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। In our next lecture we will be going to cover ICH guidelines for stability testing of herbal drugs part 2. Thank you so much.